Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference book including many solved sample question paper for various IGNO courses. Now let's start studying the assignment for subject code BPAC 132 प्रशासनिक विचारक। सत्री कार्यक्रम में सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं। प्रश्न 1, प्रशासन के सिद्धांतों पर कौटिल्य के विचारों की चर्चा कीजिए। अब कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में अंतर्निहित प्रशासनिक विचार तत्कालीन ही नहीं समसामयिक अवधि में भी प्रासंगिक है। उन्होंने उसका आलेख सिद्धांतों के आधार पर कर सकते। कार्य का विभाजन। कौटिल्य के अनुसार कार्य अथवा श्रम के विभाजन का सिद्धांत एवं संगठन की कार्यकुशलता से संबंधित है। उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कुशलता के अनुसार उनको अलग अलग कार्य देने की भूमिकाओं पर बल दिया है। अब निर्देशों में एकता। राज्य के सभी कार्यकर्ता व अधिकारीगण राज्य के आदेश के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। केंद्रीकरण से तात्पर्य प्रशासन के संगठनकारी सिद्धांत से है, जिनके अनुसार विधान पालिका, कार्यपालिका और न्याय प्रणाली जैसी सभी शक्तियां राजा के अधीन थी, किंतु इसके अंतर्गत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी प्राथमिक स्तर पर नियुक्त थे। अब आता है सत्ता तथा उत्तरदायित्व। समस्त शक्तियां राजा के अधीन थी। कौटिल्य के अनुसार राजा अपनी प्रजा की समृद्धि, प्रगति व सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होता था। राजा के अतिरिक्त बहुत सारे लोक अधिकारी होते थे जो कानून व संस्था के प्रति निष्ठावान होते थे। कौटिल्य ने अपराध करने की स्थिति में प्रजा व अधिकारी दोनों के लिए दंड निर्धारित किए। फिर एक अधिकारी का उत्तरदायित्व प्रजा के बीच न्याय, समदृष्टि व नैतिकता को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। अब आते हैं व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक हितों की अग्रता। कौटिल्य ने राजा के हितों को अन्य सभी हितों से अधिक महत्व दिया है। राज्य से संबंधित सेवा व कार्य से जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए राज्य और राजा दोनों के प्रति निष्ठावान होना अनिवार्य था। अनुशासन। अर्थशास्त्र के अनुशासन का अत्यंत महत्व है। यह राजा द्वारा बनाए गए नियमों का सही ढंग से पालन करने को प्राथमिकता देता है। समन्वय आता है। समन्वय मतलब सभी विभागों में सभी अधिकारियों के मध्य सुसंगत व समग्र संचालन हो। निर्देशन की अवधारणा से नेतृत्व, प्रेरणा, निरीक्षण और संचार जैसे तत्व सम्मिलित है। निर्देशन का क्रियाकलाप नेतृत्व करने वाले नेता के गुणों पर निर्भर करता है। निरीक्षण, सर्वेक्षण और नियंत्रण। कौटिल्य संगठन के संचालन के लिए सर्वोच्च नियंत्रण को भी अत्यंत आवश्यक मानते थे, जो आज भी उनके विचारकों द्वारा विकसित प्रशासन के सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। मूल आधारित प्रशासन। एक अच्छे प्रशासन के गुणों की पहचान करके कौटिल्य ने समझाया कि संगठन के मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नेता को सच्चा, न्यायप्रिय और सद्गुण रूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पीटर के प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए। पीटर के कुछ योगदान इस प्रकार है। उनका पहला है प्रबंधन का स्वरूप। अब नौकरशाही का प्रबंधन और रचनात्मक और अभिनव की विशेषताओं के साथ दृश्य प्रबंधन का विरोध किया है। उनके अनुसार प्रबंधन का मूल उद्देश्य नवाचार की ओर बढ़ता है। नवाचार या नवीनता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। प्रबंधन विज्ञान की अपेक्षा एक अभ्यास है। व्यवसाय के रूप में प्रबंधन पर विचार करते समय पीटर एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में व्यवहार प्रबंधन का समर्थन करने की अपेक्षा एक उदार व्यवसाय के रूप में बल दिया है। प्रबंधन के कार्य क्या क्या है? संस्थान का विशिष्ट उद्देश्य और मिशन, कार्य उत्पादक कार्यकर्ता उपलब्धि बढ़ाना, सामाजिक संगठन और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रबंधन। अब सरकार का पुनर्गठन करना। पीटर के अनुसार नौकरशाही संरचना के विरुद्ध थे, क्योंकि उनके अनेक असफल प्रभाव थे, इसलिए वे बदलना चाहते थे। उनके अनुसार एक प्रभावी संगठन संरचना के 3 मूल
मजबूत विशेषताएं। पहला, उद्यम प्रदर्शन के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। इनमें कम से कम संभव संख्या में प्रबंधकीय स्तर होने चाहिए। और तीसरा, इनमें अभी भी प्रबंधन के लिए भावी सर्वोच्च प्रबंधन उत्तरदायित्व के प्रशिक्षण और परीक्षण को संभव बनाना चाहिए। अब संघवाद क्या है? ड्रूकर ने संघवाद की अवधारणा का समर्थन किया। यह विकेंद्रीकृत संरचना के केंद्रीकृत नियंत्रण को संदर्भित करता है। ड्रूकर के अनुसार एक संघीय संगठन में स्थानीय प्रबंधन को उस निर्णय में भाग लेना चाहिए जो अपने अधिकार की सीमा निर्धारित करता है। श्रेष्ठ प्रबंधन को अपने उचित कार्यों में योगदान देने के लिए, लोगों को कार्यों में जिम्मेदारियों को परिभाषित करना, नौकरियों में उनकी सफलता प्रभावशीलता को मापने के लिए और विभिन्न शिक्षा इकाइयों के प्रबंधन समस्याओं पर कार्य करने के लिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन क्या है? एडवर्ड सी ले के द्वारा रूपांतरित किया गया, इसमें परिणामों द्वारा प्रबंधन के रूप में जाना जाने लगा है। MBO की योजना में ढंग, मानक, प्रदर्शन, मूल्यांकन और प्रेरणा सम्मिलित है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कार्यक्रम के 4 तत्व हैं। कार्य करने के लिए उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन प्रणाली के लिए लक्ष्य, विशिष्टता, समय अवधि और भागीदारी प्रदर्शन प्रक्रिया। अगला आता है संगठनात्मक परिवर्तन। पूंजीवाद की स्थिति को मजबूत करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने प्रबंधन उत्पादन में कुछ यथार्थ प्रवृत्तियों के लिए उचित विचार देते हुए कहा कि प्रबंधन की उत्पादन प्रक्रिया में कार्यकर्ता को सीमित भागीदारी से उद्यमी को नहीं डरना चाहिए। वह उन्हें सचेत करते कि यदि वह उससे डरे नहीं तो त्यागते तो परिणाम के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। पुनः विचार का सुझाव देते जिनका संबंध गतिविधियों के साथ तादात्म्य स्थापित करना है जो कि उत्पादनकारी और उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खंड खा, जिनके उत्तर 250 शब्दों में देने हैं। प्रथम प्रश्न है, गांधी के स्वराज पर विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। गांधी केवल दार्शनिक ही नहीं थे, विचारक थे, अपितु लेखक थे, संपादक थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ब्रिटिश समाज के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने व्यक्तिगत, समाज, अर्थव्यवस्था, नैतिक सिद्धांतों ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने सत्याग्रह किया, अहिंसा। वो चाहते थे कि बिना लड़ाई झगड़ा अहिंसा के ही हमारा देश स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े। गांधी वास्तव में भारत के गांवों का विकास करना चाहते थे। वो जानते थे कि हमारी आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। गांवों में रहने वाले लोगों का स्वराज चाहते थे। उनके अनुसार भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। उनके शब्दों में वास्तविक लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा नहीं चलाई जा सकती, वह नीचे से गांव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चलाई जानी चाहिए। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है। गांधी का ग्राम स्वराज मानव केंद्रित और गैर शोषणकारी विकेंद्रित सरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जहां प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती है और उसको उसी के अनुसार कार्य करने दिया जाना चाहिए। गांधी जी के ग्राम गणराज्य का संकल्पना एक प्रकार से पंचायती राज्य की संकल्पना थी। इस प्रकार वे पंचायती राज चाहते थे। ग्राम पंचायतों के 5 पंच ग्रामवासियों द्वारा चुने जाएंगे। इन्हीं पंचों द्वारा ग्रामवासियों के समस्त आपसी विवाद का निपटारा किया जाएगा। गांधी के स्वराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं, इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का भी विचार निहित है। राष्ट्र के निर्माण पर सहयोग दिया गया, मेल मिलाप पर बल दिया गया, शासन के स्तर पर सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। गांधी का स्वराज निर्धन का स्वराज है जो दीन दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। गांधी की दृष्टि में आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूर्णतः अहिंसात्मक हो, जहां हिंसा का विचार ही लुप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन के युग की मुख्य घटनाओं को समझाइए। वुड्रो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1913 से 1931 तक रहा। अब पहली घटना है 1910 में न्यू जर्सी के राज्यपाल नियुक्त हुए। फिर 1912 में उन्होंने 435 वोटों के साथ राष्ट्रपति का चुनाव जीता। प्रगतिशील सुधारों द्वारा दिशा में महत्वपूर्ण कानून लागू किए जो अंडरवुड एक्ट जिसके द्वारा टैरिफ दरों में कटौती की गई, संघीय रिजर्व अधिनियम, एस्ट्रिकट कानून जिसके अंतर्गत पक्षतापूर्ण व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयोग किए गए,
बाल श्रम निषेध कानून, श्रम कानून जिसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम लेने पर रोक लगाई गई। 1917 में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व किया। तत्पश्चात विल्सन के प्रति शांति प्रयास के अथक प्रयास किए गए। विल्सन द्वारा दिए गए 14 शांति संदेश, सभी राष्ट्र गुप्त संधियां व समझौते न करें, समुद्रों की स्वतंत्रता सभी देशों को स्वीकार करें, सभी देशों को निशस्त्रीकरण का पालन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए, उपनिवेशकों के क्षेत्र में जनता की इच्छा का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, नव लोक प्रशासन में ड्वाइट रोनाल्डो के योगदान का वर्णन कीजिए। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने नव सार्वजनिक प्रबंधन में लोक सेवकों के उभरते संघर्षों और तनावों को हल करने में मदद करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल की पेशकश नहीं की। नागरिकता, लोकतंत्र या सार्वजनिक हित की अवधारणाएं समय के साथ विकसित हुई। उन्होंने वाल्डो ने निष्कर्ष निकाला कि ना तो अध्ययन और ना ही लोक प्रशासन की प्रथा इस बढ़ रही उथल पुथल और परिस्थितियों से उत्पन्न जटिलताओं के अनुकूल उत्तर दे रही थी। तो उन्होंने सार्वजनिक सेवा की भूमिका ऐसे तरीकों में तब्दील की जो अलग अलग दृष्टिकोण से पर क्लासिक मॉडल की बाधाओं पर धकेल सकते थे, इतिहास को चुनौती दे सकते थे, स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा इतिहास तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला, लोकतांत्रिक नागरिकता, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक नीति, नागरिकों की सेवाएं, उत्तरदायिता, ग्राहक केंद्रिता और प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शॉप फ्लोर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? शॉप फ्लोर अर्थात श्रमिक कार्यशाला के निम्नतम स्तर को संदर्भित करता है। टेलर यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रबंधन तथा कामगार एक दूसरे के पूरक है, उनका पारस्परिक हित एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहायक है। टेलर के अनुसार प्रत्येक संगठन के कार्य में अनुचित विभाजन के कारण कामगारों तथा प्रबंधन के मध्य टकराव होता है। इसमें बचाव के लिए दोनों पक्षों की मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी है। इसको ही टेलर ने मानसिक क्रांति का नाम दिया था। टेलर का मानना है कि संगठन में कामगारों एवं नियुक्तिकर्ताओं में एक दूसरे से सहयोग होना चाहिए तथा उत्पादन की वृद्धि होगी। इससे अगर दोनों उत्पादनकर्ता और जब नियुक्तिकर्ता आपस में एक दूसरे से सहयोग से काम करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, करिश्माई सत्ता पर एक टिप्पणी लिखिए। चमत्कारी प्रतिकार का आधार विशेष व्यक्ति की विशिष्ट व असाधारण पवित्रता, वीरता या निश्चित आदेश के प्रति निष्ठा है। चमत्कार में पैगंबर या सरदार या योद्धा या पार्टी के जनोत्तेजक के व्यक्ति की मुखिया है। विशेषताएं इस प्रकार की प्राधिकार के रूप में आज्ञाकारिता को उचित ठहराया गया। नेता औपचारिक प्रतिबंधों तथा निर्धारित मानदंडों के बदले अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राधिकार का प्रयोग करता है। प्राधिकार के लिए प्रजा नेता को अनुयायी है। वैधता का आधार केवल व्यक्तिगत करिश्मा है। वह अपने प्राधिकार का प्रयोग उस समय तक कर सकता है जब तक यह सिद्ध होता है कि वह मान्यता प्राप्त करता है। इस प्राधिकार के अधीन नेता एवं अपने शिष्यों के अनुयायी उसकी विशिष्ट अर्हताओं तथा परिस्थिति के बदले अपने प्रति निष्ठा के आधार पर अपने अधिकारियों के रूप में चयन करता है। अगला प्रश्न, नीति विज्ञान के नए अभिलक्षण समझाइए। तो ड्रोर ने तर्क दिया था कि नीति विज्ञान सामाजिक मुद्दों पर काम करता है, इसलिए यह मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इसे मूल्य निहितार्थ, मूल्य स्थिरता और मूल्य लगाव पर काम करने के लिए मूल संचालन सिद्धांत को खोजना होगा। नीति विज्ञान को केवल ऐतिहासिक विकार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ भविष्यवाणी करने का भी प्रयास करना चाहिए। सहभागी प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो मूलतः व्यवहारी चेस्टर्ड बर्नार्ड ने व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया है। इस एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है कि मानवीय क्रियाओं ने मिलकर बनती तथा सदस्यों के प्रयास से जो कि समन्वित है क्रियाओं को एक व्यवस्था में बदल देते हैं। जैसे संचार, बर्नार्ड ने संचार का संगठन का अनिवार्य अंग माना है। सहयोग, बर्नार्ड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक, सामाजिक एवं जैविक सीमा होती है। सामूहिक लक्ष्य, व्यक्ति तभी परस्पर सहयोग करेंगे जब उनके लक्ष्य समान होंगे। असाइनमेंट, एनएसए और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignuwala.com।
अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% की डिस्काउंट ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you wanna see next. Thanks for watching.